ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कौन कौन आ गया है? भूषण, दर्शना, सविता, ग्रेट, गुड मॉर्निंग। बाकी लोगों को भी एक बार मैसेज डाल दो ग्रुप पे, आ जाएंगे। लेक्चर स्टार्ट कर दिया है अपन ने, मैं भी डाल देता हूँ उनको। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं फिर आज का डिस्कशन। लोग कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते रहते हैं। पहले मैं आप लोगों को रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है? जो हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा था, सीखा था। एक ओवरव्यू दूंगा एंड देन उसके बाद अपन क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम्पलार सेक्शन के। मैंने एग्जाम्पलार के भी यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल के रख दिए। तो पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का। इफ यू रिमेम्बर, कैसा आउटलाइन था चैप्टर का? स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू रेट। रेट का मीनिंग क्या होगा, ठीक है? इनफैक्ट आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट के बीच में अंतर समझ में आना चाहिए। एवरेज कैसा होगा? डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, एंड इंस्टेंटेनियस इज डी सी बाय डी टी। फिर हम लोगों ने रेट ऑफ
individual species and rate of reaction को डिटेल में स्टडी किया था। और उनके बीच में रिलेशनशिप निकाला था। राइट, क्या रिलेशनशिप था? rate upon coefficient, individual rate upon coefficient is equal to individual rate upon coefficient, and that was got be called as the rate of reaction। ठीक है, इसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत एक sort of questions practice किए थे। Then हम लोगों ने factors affecting rate of reaction के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने हाईलाइट किया था दैट देयर आर मेनी फैक्टर्स। ठीक है, बट हमारा फोकस इस चैप्टर में, इस सिलेबस में कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट पर रहेगा। राइट, नाउ बेस्ड ऑन दैट, उसके अलावा भी और भी फैक्टर्स होते थे। राइट, मैंने ऐसे प्राइमरी और आप मान लो सेकेंडरी ऐसे बोल देते हैं। प्राइमरी फैक्टर्स में हम लोगों ने 3 फैक्टर्स का डिस्कशन करा, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। And then there are many secondary factors also, like physical state, surface area कितना रहेगा, physical nature, बहुत सारे थे। फोटो सेंसिटिव रिएक्शन है तो कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगा, ये सब हम लोगों ने देखा था। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों ने फोकस किया था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पे, जिसको हमने रेट लॉ के टर्म्स में पढ़ा था। राइट, रेट लॉ क्या कह रहा था? दैट रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन कैन बी ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स या फिर कैटलिस्ट भी हो सकता है। ठीक है, रेज टू द पावर ऑफ सम क्वांटिटी which we called as order, right? And this was experimentally determined only। ठीक है, कोई रिएक्शन को आप ऐसे देख कर नहीं बोल सकते कि उसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा। You had to work it out experimentally, and this proportionality constant was called as rate constant। ठीक है, देन हम लोगों ने ऑर्डर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। दैट ऑर्डर फॉर एन इंडिविजुअल स्पीशीज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, it can be an integer, it can be a fraction, right? It can be zero also। It is something which is only experimentally understood। Then after studying the rate law and the expression of the rate of reaction, हम लोगों ने अब न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की तरफ फोकस किया था। एंड मैंने आपको बोला था कि हम लोग जब इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करेंगे तो इसको हम लोग 2 तरीके से एनालाइज कर रहे थे। एक था जब आपको ऑर्डर मिल जाएगा तो आपको डेटा डिटरमाइन करना होगा। ठीक है,
एंड दूसरा रहेगा कि आपको डेटा दे दिया जाए तो आपको ऑर्डर डिटरमाइन करना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दो पार्ट्स में इस चीज़ को स्टडी किया था। पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर ऑर्डर मिल जाता है, सो हम लोगों ने फॉर अ सिंपल रिएक्शन टाइप ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा सिंपल रिएक्शन टाइप के लिए हम लोगों ने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर में भी हमने डीके एंड ग्रोथ दोनों टाइप की काइनेटिक्स देखी थी। देन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोगों ने रिएक्शन टाइप भी चेंज किया था। हमने ए गिव्स प्रोडक्ट्स वाला रिएक्शन टाइप भी देखा था एंड एक ए प्लस बी गिव प्रोडक्ट्स वाला रिएक्शन टाइप भी एक्सप्लोर किया था कि दोनों का इंडिविजुअल ऑर्डर 1-1 है, तो उस केस में कैसे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, कैसे हमारा एनालिसिस रहेगा। एंड इसके बाद में मैंने आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड उसके सिलेक्ट एग्जांपल्स जो याद रखने के लिए मैंने बोला था वो बताए थे। ठीक है, देन आफ्टर दिस हम लोगों ने एक पूरा समरी बनाया था इसका। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर एक चार्ट प्रिपेयर किया था, चार्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, इंक्लूडिंग उसमें मैंने nth ऑर्डर भी डाल दिया था। राइट, ये चार्ट आप लोगों ने ही हेल्प करा था मुझे बनाने में, इफ यू रिमेम्बर। सो डिटेल में हम लोगों ने ऑब्जर्व करा था इसको। इसमें ऑलमोस्ट 2 लेक्चर के आसपास लग गए थे, 2 या 2 से 3 के बीच में लेक्चर लग गए थे टू अंडरस्टैंड ऑल द डेटा। के डेटा में हम लोग ऐसा डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का डेटा निकालते थे। ठीक है, हाफ लाइफ का डेटा निकालते थे, ग्राफ्स ऑब्जर्व करते थे। राइट, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा हम लोग एक्सप्लोर करते थे बेस्ड ऑन द ऑर्डर। ठीक है, इन सब में हमारा वर्क करने का तरीका या अप्रोच कैसा होता था, अगर आपको याद हो तो इन सबको सॉल्व करने का हमारा जो अप्रोच होता था, ठीक है, उस सब में हम लोग कैसे लिखते थे। अप्रोच ऑफ सॉल्विंग was write the differential form of rate expression and then integrate, and then do integration with proper limits। याद आ रहा है आपको ये? उससे हम लोगों ने पूरा चार्ट वगैरह सारे रिजल्ट्स यहाँ पे निकाले थे। ठीक है, फिर इसकी प्रैक्टिस करने के बाद में हम लोगों ने ये सेकंड वाला एनालिसिस का पार्ट देखा था। ठीक है, जहाँ पर अगर आपको डेटा मिल जाएगा तो आप ऑर्डर कैसे निकालेंगे। ठीक है,
एंड इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमने एक्सप्लोर किए थे, राइट। कई बार यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट से ही हम लोग ऑर्डर बता देते थे, ठीक है। या फिर इनिशियल रेट, इनिशियल रेट हमें पता पड़ जाएगा, इनिशियल रेट वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हमें आइडिया लग जाएगा, तो हम उससे रेट ऑफ एज एन ऑर्डर बता देते थे कि कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो रहा है, मतलब ऑर्डर 1 है। कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से ऑर्डर 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब ऑर्डर 2 है, राइट। इसका भी काफ़ी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। देन हाफ लाइफ मेथड भी होता था, हम लोगों ने पढ़ा था दैट हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon initial concentration raised to the power of n minus 1. So half life is inversely proportional to initial concentration raised to the power of n minus 1. इस तरीके से इसको रीड करा और हम लोगों ने देखा था, एंड ये वैलिड था किसके लिए, ए गोज टू प्रोडक्ट्स टाइप रिएक्शन के लिए वैलिड था, ठीक है। इसके लिए वैलिड था एंड हम लोगों ने देखा भी था इसका एप्लीकेशन काफ़ी सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। देन आपको अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का डेटा मिल जाता था, तो इससे हिट एंड ट्रायल करके भी हम लोगों ने ऑर्डर निकाला हुआ था, ठीक है। ये भी एक तरीका रहता था। देन ग्राफ्स से भी हम लोग डिसाइफर करते थे, ठीक है। ग्राफ्स में स्पेशली लीनियर ग्राफ्स इनके बीच में बनते थे, ये हम लोगों ने यहाँ जब चार्ट बनाया था उसमें नोटिस भी किया था। ये चार्ट्स में मैंने आपको लीनियर ग्राफ्स वाला भी पॉइंट बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए कौन से ग्राफ्स लीनियर रहेंगे, तो उससे भी आप एक आइडिया लगा सकते थे कि कौन सा ऑर्डर रहेगा, ठीक है। देन हम लोगों ने, अगर आपको रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का डेटा मिलता था, ठीक है, जनरल रेट, जैसे इनिशियल रेट और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो था ही सही, ठीक है। जनरल रेट और जनरल कॉन्सेंट्रेशन का भी अगर आपको आइडिया मिलता था तो उससे हम लोग निकाल पाते थे, ठीक है। इनफैक्ट यहीं पे मान लो उसको रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल हो, समटाइम्स इनिशियल होता था, समटाइम्स जनरल रेट से भी आप लोग निकाल सकते थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक और पढ़ा था विच वाज ओसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। ये कब काम आता था, व्हेन देयर वर मल्टीपल रिएक्टेंट्स जिनका ऑर्डर हमें नहीं पता होता था, तो फिर हम उनमें एक एक करके जाते थे एंड किसी एक रिएक्टेंट का एनालिसिस करते थे तो बाकी रिएक्टेंट्स को एक्सेस में रखते थे, और फिर वो सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स बन जाता था जिसका हम लोग डेटा फिर हिट एंड ट्रायल से ऑर्डर निकालते थे। इसके भी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस कराए थे। इसके ऊपर क्वेश्चन बनने का चांस कम था क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी मेहनत लग जाती है। बाकी ये वाले जो ऊपर वाले मेथड्स थे ये काफ़ी कॉमनली यूज होते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखा था, ठीक है। इनफैक्ट इसी के साथ में तो नहीं देखा था, हम लोगों ने थोड़ा सा एंड में जाके देखा था, बट मैं यहाँ पर आउटलाइन में मेंशन कर देता हूँ दैट यहाँ पर हम लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ में ही, मतलब उस टाइम तो साथ में नहीं पढ़ा था, बाद में पढ़ा था, बट अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
methods to monitor progress of reaction using parameters other than concentration. So अगर आपको याद आ रहा है, हम लोगों ने ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला सीखा था, ln q infinity minus q naught upon q infinity minus qt is equal to kt. Right? For a first order reaction, right, A goes to products and हम लोगों ने ये फॉर्मूला एक्सप्लोर किया था. वैसे तो हमने एक फंडामेंटल तरीके से भी सॉल्व करने का कोशिश किया था, पर ये फॉर्मूला से हमारा सॉल्विंग और फास्टर हो जाता था, अगर आपको याद आ रहा हो तो. इसमें कैसा रहता था, वी यूज्ड टू स्टडी different properties, not just concentration, sometimes pressure, sometimes volume measurements लेते थे, and उनसे भी हमको ये k का वैल्यू मिल जाता था. राइट, तो इसमें कैसा होता था, आपको कई बार गिवन रहता था, आपको या तो ऐसा Q नॉट QT एंड T मिल जाता था, एंड आपको बोला था डिटरमाइन K, तो आप Q इन्फिनिटी निकाल लेते थे, या फिर आपको कई बार ऐसा Q इन्फिनिटी QT एंड T मिल जाएगा, एंड आप उससे Q नॉट एंड K निकाल लोगे. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए थे, इफ़ यू रिमेम्बर. तो इसमें काफ़ी आपका कंसंट्रेशन का इफेक्ट या कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई पैरामीटर्स होता था. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता था यहाँ पर, दैट Q जो पैरामीटर है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो हम लोग इस तरीके से इसको यूज़ करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते थे. ठीक है, सो ये कंसंट्रेशन वाला पार्ट का समरी हुआ. ठीक है, देन हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंड मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूँ कैटलिस्ट भी, क्योंकि वो सब अरेनियस थ्योरी के थ्रू ही आ जाता है. ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट हमने देखा था वाया अरेनियस थ्योरी. थ्योरी ऑफ कोलिजन, राइट, जिसमें हम लोगों ने ये बात करा था दैट जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा दैट विल बी proportional to the collision frequency multiplied by energy factor multiplied by orientation factor. Okay, not all collisions are going to be effective, and इसको फिर हम लोगों ने एज ए फॉर्मूला याद करा था, k इज इक्वल टू a इंटू e की पावर माइनस e a बाय आर टी, और या फिर ln k बाय ln k is equal to ln a minus e a by r t.
या फिर log k इज इक्वल टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। इनफैक्ट यहाँ से एक और रिलेशनशिप रहता था डी ऑफ लॉन के बाई डी टी। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी स्क्वायर। माइनस एक्चुअली माइनस माइनस चला जाता था, प्लस हो जाता था। तो ये भी एक फॉर्म रहता था डिफ्रेंशिएट करने पर। इसको भी हम लोग एज एन अरीनियस एक्सप्रेशन याद रखते हैं। सो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके थे जिनसे आप लोग ये अरीनियस थ्योरी को यूज़ करते थे। ठीक है, फिर इसमें हम लोगों ने कैसा पढ़ा था, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस के इंक्रीज करता था। ये टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोगों ने देखा था। ठीक है, रेट कांस्टेंट के ऊपर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस के इंक्रीजेस, और हम लोगों ने इसका रिलेशनशिप भी निकाला था ln k2 by k1 is equal to E a by r 1 upon T1 minus 1 upon T2. K1 was the rate constant at T1 temperature and K2 was the rate constant at T2 temperature. ठीक है, एंड कैटलिस्ट क्या करता था, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता था जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता था। तो इसका भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था ln k catalyzed upon k uncatalyzed was equal to EA uncatalyzed minus EA catalyzed, क्योंकि रेट एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है ना कैटलिस्ट, अपॉन आर टी। राइट, इस तरीके से हम लोगों ने उनका न्यूमेरिकल एनालिसिस भी देखा था कि किस तरीके से टेम्परेचर चेंज एंड एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज न्यूमेरिकली हमें समझना होता था। ठीक है, बाकी डिटेल्स तो हमने इसमें एक्सप्लोर करी थी कि कैटलिस्ट किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है बाय चेंजिंग द पाथवे, बट मोटा मोटा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट इसी तरीके से रहता था। ठीक है, नाउ इसके बाद एक लास्ट में हम लोगों ने और सब टॉपिक पढ़ा था विच वाज रिएक्शन मैकेनिज्म एंड RDS अप्रोक्सीमेशन। सो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था दैट बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म वी क्लासिफाई रिएक्शंस इनटू टू टाइप्स। वी क्लासिफाई देम एज एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। हम लोगों ने इसके अंदर एलिमेंट्री वर्सेस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का डिफरेंशिएशन करा था। तो यहाँ पर हमने सीखा था मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है और कैसे डिफाइन करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। राइट, एलिमेंट्री के केस में जो कोफिशिएंट होता है या जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही उसका ऑर्डर होता है। कॉम्प्लेक्स के केस में वी हैव टू गो थ्रू the entire mechanism and focus on the slowest step, right? And then we came to this RDS approximation वाला part जहाँ पर we understood how the rate of reaction is to be determined. In fact Arrhenius theory में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो Arrhenius theory में हम लोगों ने ये भी देखा था that graphical knowledge of ये मैं यहाँ पे हाईलाइट करना भूल गया, बट ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट था जो एनर्जी प्रोफाइल वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते थे। ठीक है, इसको ग्राफिकली कैसे we go through a transition barrier
जिसको ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलते हैं। ये जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ये डेल्टा एच होता था रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, एंड दिस यूज्ड टू बी द एक्टिवेशन एनर्जी। ये फॉरवर्ड, दिस यूज्ड टू बी ये बैकवर्ड। राइट, इसमें भी हम लोगों ने कई चीज़ें देखी थी। राइट, सो ये एक ब्रॉड आउटलाइन था ऑफ व्हाट वी डिड इन दिस चैप्टर। ठीक है, अब इसके बेसिस पर लेट मी प्रैक्टिस। इसमें कुछ डाउट है, कोई सब टॉपिक जो आपको याद आ रहा हो कि थोड़ा सा वीक लगा, आपने अभी नोट्स रिवाइज करे हो, देखे हो, तो एक सर बार। केटीजी वाला। हाँ, कौन सा वाला बताओ? केटीजी वाला सर। केटीजी वाला पार्ट। इसमें जब हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, वहां पर ही तो केटीजी हम लोगों ने यूज किया था। यही का कह रहे हो ना? यस सर। हाँ, सो उसमें एक्चुअली वैसे देखा जाए तो आपको डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसका जो मैंने आपको बताया था कि ये तो हमें कैसा है कि ये इंट्यूटिवली समझ में आ जाता है। ठीक है, जो ये ऊपर वाला ये जो लाइन है यहाँ पर, दैट जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, ठीक है, वो किस किस के प्रोपोर्शनल रहेगा? वो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमें क्या बताता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स। एंड फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, क्राइटेरिया क्या था? एनर्जी का क्राइटेरिया एंड ओरिएंटेशन का क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये जो पार्ट था ये तो हमें इंट्यूटिवली समझ में आ जाता है कि चलिए ऐसे दो क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर हमें इफेक्टिव कोलिजन्स मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला था कि अब इसको लिखेंगे कैसे? हाउ डू वी राइट दिस एनर्जी फैक्टर, हाउ डू वी राइट दिस ओरिएंटेशन फैक्टर? एंड दैट इज वेयर हम लोगों ने केटीजी यूज करके, केटीजी यूज्ड टू डिराइव दिस रिजल्ट। ठीक है, ये पार्ट मैंने बस आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको ये पार्ट नहीं भी याद रहता है तो डोंट वरी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जस्ट एक ऊपर से आइडिया लिया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो एनर्जी वाला फैक्टर है, ठीक है, स्पेशली ये जो एनर्जी वाला पार्ट रहेगा, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर इन, ये जो एनर्जी वाला फैक्टर है, दिस we derived from kTg as e की पावर माइनस EA by RT। ठीक है, ये kTg से आया था और इसको हमने बोला था that it represents the fraction of active molecules or the fraction of molecules having energy to be able to overcome the activation energy barrier। ठीक है, और इसको निकालते कैसे थे? इसको निकालते हैं एज द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा डी बाई डी एन वर्सेस ई का ग्राफ, उसका एरिया अंडर द कर्व से फ्रैक्शन निकलता है। ठीक है, बट ये जो एरिया निकाला जाता है इंटीग्रेशन, ये मैंने आपको नहीं बताया था। दिस इज नॉट समथिंग जो आपको करना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगा। तो मैंने बस बोला था आपको कि आप रिजल्ट याद रख लेना कि ये जो एनर्जी वाला पार्ट है इसको हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप
ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ओरिएंटेशन फैक्टर को कंबाइन कर दो तो वो ए में आ जाता है। ठीक है, एंड इस ओरिएंटेशन फैक्टर के बारे में मैंने बताया था आपको, थोड़ा बहुत आइडिया दिया था कि ये एक्चुअली कैसे आ रहा है। मतलब इसके बारे में मैंने आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कुछ कुछ चीज़ें बोली थी कि इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोलिजन वर्सेस द जनरल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोलिजन, उसके बेसिस पर ये ओरिएंटेशन फैक्टर निकाला जाता है। बट कोई दिक्कत नहीं अगर आप डिटेल में नहीं जाओ तो उसके। ठीक है, आप इतना फॉर्मूला याद रख लो तो भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, और कोई पार्ट जिसमें आपको दिक्कत आई हो? ये रिएक्शन मैकेनिज्म आरडीएस अप्रोक्सीमेशन, इसका भी हम लोगों ने मतलब काफ़ी सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस करे थे कैसे इसको यूज़ करना है। आरडीएस अप्रोक्सीमेशन यूज़ करके we determine the rate expression। ठीक है, तो आप थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। ये एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं, आप लोग शुरू हो जाओ बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट यू हैव। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड गिव मी द आंसर्स। नहीं, इसमें एक ही आंसर करेक्ट है काफी, सिंगल चॉइस करेक्ट है। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वाले का द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो बाकी हैं ये सब थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स है ना, ये सब चेंज नहीं होते हैं। ये डिस्कस किया था ना, thermodynamic parameters are not affected by catalyst। ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी बताया था, इफ यू रिमेम्बर।
इसमें अपन ने ऐसा डायग्राम भी बनाया था कि एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट है ये, एंड मान लो एंडोथर्मिक है तो रिएक्टेंट का कम एनर्जी, प्रोडक्ट का ज़्यादा एनर्जी, और ये हम लोग ऐसा पाथवे जा रहे थे विदाउट कैटलिस्ट, है ना। दिस इज द अनकैटलाइज्ड पाथवे। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम कर देगा। वी विल स्टिल बी गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ओनली, ठीक है। तो ये जो डेल्टा एच रहेगा ये थोड़ा चेंज होता था, ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन तो वही रहता है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाती थी, याद आया। चलो सेकंड वाला बताओ। मैं इंक्रीज और डिक्रीज। नहीं रंजीत, ये तो ऊपर वाले से ही हो गया ना, मैच करता हुआ। अभी ऊपर वाले एग्जांपल में यही तो बताया कि कैटलिस्ट जो है वो हीट इवॉल्व, हीट इवॉल्व क्या होता है, हीट इवॉल्व या हीट अब्सॉर्ब क्या होता है, डेल्टा एच होता है ना। तो ये डेल्टा एच के बारे में क्या रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, कैटलिस्ट चेंज नहीं करता ना इसको। थोड़ा सोच समझ के आंसर करो आप लोग। मतलब मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ने, जब मैंने उनके साथ में डिस्कस किया था तो उन्होंने एक आध क्वेश्चन गलत किया था इसमें से, बाकी उन्होंने सबने करेक्ट आंसर्स दिए थे इसके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट है, ये काफ़ी इजी, काफ़ी कन्वीनियंटली आप लोग आंसर कर सकते हो इनके क्वेश्चंस को। मैंने यही चीज़ चाहिए तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप देख लेना ग्रुप पे। केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन जो मैंने मेडिकल बैच के साथ किया था उसमें उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से सही सही आंसर दिए इनके। थोड़ा नोट्स देख देख के भी आंसर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट सही आंसर दो। ऐसे ये तो एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो अपन ने डिस्कस करी हुई है क्लास में। थर्ड वाला बताओ। फर्स्ट। Activation energy of a chemical reaction can be determined by determining the rate constant at a standard temperature। तो यहाँ पर नोटिस करना K इज इक्वल टू A
ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ऐसा रहेगा। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं कि आपको टेम्परेचर बता देते हैं, ठीक है, और के बता देते हैं, तो क्या आप ये निकाल पाओगे? द आंसर इज ए भी तो निकालना पड़ेगा ना। ए भी नहीं पता आपको, तो दो अननोन के साथ अटक गए। और यहीं पर अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर्स पे करोगे तो क्या हो जाता है, लॉन के टू बाई के वन, उसमें ए सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो उसमें ई ए बाय आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो इसमें तो कैसा है, आपको K1 K2 पता रहेंगे, T1 T2 पता रहेंगे, और एक ही अननोन रहेगा ये। तो ये आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। उससे आपका एक्टिवेशन एनर्जी निकालना ज़्यादा आसान रहेगा। समझ में आया? पहले वाले ऑप्शन में दो चीज़ों का गड़बड़ है, दूसरे वाले ऑप्शन में मतलब दो चीज़ें अननोन रह जाएंगी, दूसरे वाले ऑप्शन में एक ही अननोन रहेगा। समझ में आया ये? अच्छा चलो, फोर्थ वाला बताओ। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि वो एक ही पेज में दिख जाए। इसमें बताओ क्या रहेगा आंसर। हाँ, ताकसिन करेक्ट है आपका आंसर। बाकी लोग भी दो। नहीं नहीं भूषण, आपका करेक्ट नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ना। यहाँ पर देखना, फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी E1 प्लस E2 रहेगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट सही है। एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, ये दूसरा पार्ट भी सही रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। ठीक है भूषण,
आपका फोर्थ ऑप्शन जो था उसमें पहला पार्ट सही है कि एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड रिएक्शन इज इवन, बट प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है, जिसका कम एनर्जी होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है वो EA1 प्लस EA2 रहेगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड है वो EA2 रहेगा, और सॉरी EA1 रहेगा, है ना। एंड आप देखोगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इम्प्लाइज प्रोडक्ट लेस स्टेबल है एंड रिएक्टेंट मोर स्टेबल है, ठीक है। ऑलराइट, चलो फिफ्थ वाला ट्राई करके बताओ। फिफ्थ वाले में हमारा वो वाला फॉर्मूला लगेगा, चलिए तो मैं हेल्प कर देता हूँ उस फॉर्मूला के लिए। दैट फॉर्मूला वाज ln q infinity minus q naught upon q infinity minus qt is equal to kT for the first order reaction that you have. ट्राई करो अभी। राइट, ताक्सिन ने आंसर दिया है, दर्शना ने आंसर दिया है। आई थिंक ताक्सिन का आंसर करेक्ट है, दर्शना आपका नहीं है। बाकी लोग भी दो ना। यहाँ पर देखो कैसा रहेगा। A goes to B plus C, ठीक है, और ये सब गैस है।
A gas goes to B gas plus C gas, है ना, ये PI है, ठीक है, इनिशियल प्रेशर बिफोर डिकम्पोजिशन, ठीक है। देन यहाँ पर टोटल प्रेशर जो है वो x यूनिट से बढ़ गया, तो x यूनिट से बढ़ेगा तो ये PI माइनस x एंड ये x हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर जो है वो x यूनिट से बढ़ जाएगा, है ना, टाइम 0 पर t पर, एंड एंड ऑफ द रिएक्शन टाइम इन्फिनिटी पर ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और ये PI प्लस PI, तो टोटल प्रेशर जो है वो 2PI हो जाएगा। तो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे अब इस फॉर्मूला में, P इन्फिनिटी की जगह 2PI डालोगे और Q नॉट की जगह PI डालोगे, और यहाँ पर आप ये जो लिखा है यहाँ पर, ये एक्चुअली PT लिखा है, ठीक है। तो इससे सेकंड ऑप्शन एज वेल एज फर्स्ट ऑप्शन, ये दोनों आंसर एक्चुअली बैठ रहे हैं। मतलब आप देखोगे तो PT की वैल्यू PI प्लस x डाल दोगे तो ये भी डिनोमिनेटर यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है, ये आप देखोगे, है ना? तो ये PI और PT है, तो मतलब ये 2PI इज एक्चुअली दिस Q infinity एंड QT इज द PT, ये तो बैठ ही रहा है। और अगर यहाँ पर आप PT की वैल्यू डाल दोगे PI प्लस x, तो ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन इसमें बैठ रहे हैं। वैसे तो सिंगल चॉइस है बट दोनों ही बैठ गए यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, चलो ये वाला बताओ, सिक्स्थ वाला। नहीं। हाँ, क्या हुआ, ऊपर वाले में कुछ डाउट था क्या? नहीं। अच्छा, सिक्स्थ वाले का बताओ। हाँ, ताक्सन आपका आंसर करेक्ट है, ठीक। हम्म, बाकी लोग भी तो आंसर दो, अकेला ताक्सन क्यों आंसर दे रहा है? प्रतीक, क्या रहेगा आंसर? आज तो सुधाकर भी आंसर नहीं दे रहा है। ओमकार नहीं आया क्या आज? ओमकार इसमें है कि मेडिकल में है? इधर इंजीनियरिंग वाले आज। इसमें हाँ, वो भी नहीं आया आज, वरना वो भी आंसर देता था। प्रतीक, तुम दो आंसर, तुम बहुत टाइम से कुछ बोले नहीं हो, क्या आजकल पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा? नहीं, आवाज नहीं आई तुम्हारी।
क्या रहेगा, मैसेज कर दो आंसर, चैट करके लिख दो, चैट पे लिख दो आंसर क्या रहेगा। हाँ, भूषण और दर्शना ने भी सही आंसर दिया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। यहाँ पर लॉन के इज इक्वल टू लॉन ए माइनस ई ए बाय आर इंटू 1/t, ऐसा रहेगा। तो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका y इंटरसेक्ट हो गया लॉन ए, है ना। एंड जो स्लोप रहेगा आपका वो रहेगा माइनस ई ए बाय आर, नेगेटिव स्लोप रहेगा, है ना। तो उसके बेसिस पर यू विल बी एबल टू सेट सिक्स्थ आंसर, एज इन सिक्स्थ का फर्स्ट ऑप्शन एज द आंसर। ठीक है, सेवेंथ का बताओ चलो। हाँ, ताकसिन तुम्हारा आंसर सही है, बाकी लोग भी दो। राइट, दर्शना आपका आंसर भी सही है। नहीं भूषण, इसमें देखो ना, ये तो अपन ने डिस्कस किया था ना, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो के बढ़ेगा, एंड टेम्परेचर बढ़ेगा तो के बढ़ेगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस
k increases and as ये decreases k increases. तो आपको मैच करना है ना कौन से ऑप्शन में वो चीज लिखा हुआ है, वो फोर्थ ऑप्शन है। राइट, चलो 8th बताओ। 8th वाले में एक्चुअली एवरेज रेट का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, यहाँ पर डेल्टा पैरामीटर जो भी है, यहाँ पर सी वॉल्यूम इज द पैरामीटर, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो अप टू 40 सेकेंड का रेट क्या हो जाएगा, V3 माइनस हाँ कौन सा ऑप्शन, 3। हाँ थोड़ा डायग्राम में देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये V3 माइनस V2 अपॉन 40, ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। देन V3 माइनस V2 अपॉन 40 माइनस 30, ये सही दिख रहा है। This matches rate of reaction up to 40 seconds, up to 40 seconds। नहीं एक्चुअली इसमें भी अप टू बोला जा रहा है ना, एट 40 सेकेंड्स नहीं बोला जा रहा। अगर मैं आपसे पूछता रेट ऑफ रिएक्शन एट 40 सेकेंड्स, जैसे यहाँ पर इसमें 11th वाले 10th वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एट 40 सेकेंड बताने का है, तो उस केस में मैं दिखाता हूँ वाला क्वेश्चन भी, बट इसमें ये वाला भी गड़बड़ हो जाएगा। इसमें हो जाएगा V3 माइनस 0 अपॉन 40 माइनस 0, ये भी नहीं मैच करेगा। तो ये अप टू 40 सेकेंड्स है, यानी कि इसके अंदर जो रेट होगा वो मतलब डेल्टा सी बाय डेल्टा टी रहेगा। तो टाइम 40 माइनस 0 एंड सी V3 माइनस 0, इस तरीके से रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज रेट, ठीक है, अप टू 40 सेकेंड्स। यहाँ पर इस वाले पार्ट में आप देखोगे, ठीक है, चाहिए तो ये डायग्राम में वापस से कॉपी भी कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन एट 40 सेकेंड। एट 40 सेकेंड तो क्या हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट 40th सेकेंड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब स्लोप एट 40 सेकेंड्स देखना पड़ेगा अपने को। तो स्लोप एट 40 सेकेंड क्या हो गया, ये लाइन, ठीक है। अब ये लाइन जो है वो V5 माइनस V2 अपॉन 50 माइनस 30, ये भी करेक्ट है, ठीक है। या फिर V4, बट V4 नहीं मैच कर रहा ना, यहाँ पे V4 50 सेकंड पर नहीं मैच कर रहा, V5 50 सेकंड पे मैच कर रहा है। V4 का टाइम सही से नहीं दिया हुआ है। V3 एट 40 एंड V2 एट 30, ये भी मैच कर रहा है। V3 एट 40 एंड V1 एट 20, ये भी मैच कर रहा है इस लाइन की स्लोप के साथ में, ठीक है। तो इसमें डज नॉट शो पूछा हुआ है, डज नॉट शो इंस्टेंटेनियस रेट, तो उसमें मेरा सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो इंस्टेंटेनियस रेट है
वो क्या होता है, स्लोप हो जाता है एट 40 सेकेंड्स। एंड वो स्लोप आप देख रहे हो तो वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स पे मैच कर रहा है, जो मैंने इस ऑप्शन में दिखाया। यहाँ ऊपर जो था वो एवरेज रेट के बारे में बात करा जा रहा है। ठीक है, एवरेज रेट तो सिंपली डेल्टा सी बाय डेल्टा टी होता है। ठीक है, ये समझ में आया? 8th और 10th क्वेश्चन आपस में कैसे थे? ठीक है, 9th क्वेश्चन ट्राई करो। 9th क्वेश्चन का क्या रहेगा बताओ? नॉट करेक्ट पूछा है इसमें अगेन। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये भी होता है, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, राइट। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये जरूरी थोड़ा ना हर बार हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ द पावर ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ताक्सेन और दर्शना राइट, आप दोनों का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, नॉट करेक्ट। ठीक है, देन 11th वाला, 11th 12th दोनों एक साथ आंसर करो, क्या रहेगा? हम्म 11th का ताक्सेन ने दिया है आंसर, which of the following statement is correct, ये पूछा जा रहा है।
तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही है आंसर। The rate of reaction decreases with passage of time as the concentration of reactants decreases. Right. And 12th वाले का दर्शना ने करेक्ट दिया है आंसर। राइट दर्शना। इसमें आप देखो ना, -1/5 dVr/dt will be equal to -1/6 dH+/dt। ये थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है। करेक्ट। ठीक है, 13th का आंसर दो। बी। एक्सोथर्मिक बोला है ना। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, डेल्टा H लेस देन 0 होगा। मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगा ना। जल्दबाजी मत करो बाबा आंसर करने की। क्या रहेगा इसमें, ये बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा ना। सॉरी बी क्या बोल रहा हूँ, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अपन डेल्टा एच ऐसे लिखते हैं ना, डेल्टा एच इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट। एंड ये लेस देन 0 है एक्सोथर्मिक के केस में, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, चलो 14th का बताओ।
हाँ, ताक्सना दर्शना का करेक्ट है आंसर। यहाँ पर आप देखोगे ना, ऑर्डर 1 है, बी का ऑर्डर 1 है, तो बी को डबल कर देंगे तो रेट भी। अच्छा, ओके, हाँ हाँ, केयरलेस मिस्टेक हो गई। रेट कांस्टेंट पूछा है। गड़बड़ समझ में आई? रेट नहीं पूछा, रेट डबल हो जाएगा, बट पूछा यहाँ पे रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट तो वही रहेगा ना। हम्म, ठीक है, 15th बताओ। 15th में इनकरेक्ट पूछा है। आया आंसर 15th का। हाँ, भूषण दर्शना करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट रहेगा, बिकॉज इसमें सिर्फ एनर्जी के बारे में बात करा जा रहा है। एनर्जी एज वेल एज ओरिएंटेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट। 16th एंड 17th चलो एक साथ कर दो।
क्या आएगा 16th का? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो तो इनफाइनाइट टाइम लेगा ना कंप्लीट करने में। ये आप लोगों ने 100% कंप्लीट होने में तो बहुत, हम लोग कैसा बोलते हैं कि इट विल नॉट कट द एक्स एक्सिस, इट विल अप्रोच द एक्स एक्सिस। आपको ये वाला ग्राफ याद हो जो आप लोगों ने बनाया है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो इसमें कैसा रहता है, फर्स्ट ऑर्डर में ये कट नहीं करता है एक्स एक्सिस को, ये बस ऐसे अप्रोच करता जाएगा, है ना। तो 100% होने में तो बहुत टाइम लेगा। वैसे जीरो ऑर्डर होता तो फिर मैं सेकंड ऑप्शन मार्क करता, दिस वुड हैव बीन द केस इफ इट वाज जीरो ऑर्डर, तब वहां पर इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल अमाउंट कंज्यूम होता है। ठीक है भूषण, फर्स्ट ऑर्डर में तो इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट थियोरेटिकली स्पीकिंग। चलो 17th का बताओ, 17th का तो आना चाहिए, 17th इज समथिंग जो हम लोगों ने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ये 17th वाला तो आपको आना ही चाहिए। बी। ओके, सर दो मरना। दर्शन आपका बी आंसर। सर। हाँ, राइट ऑप्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आप देखोगे पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट में बी को डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ बी इज 2। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट और थर्ड में डी कांस्टेंट है और ए को डबल करने पर रेट डबल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1। ठीक है, तो हमने सही से आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा डेटा पॉइंट देखना चाहिए एंड उसके बेसिस पे आंसर कर दिया। ठीक है, 18th बताओ, नॉट करेक्ट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? बी। हाँ, सो ये डेल्टा जी ऑल्टर नहीं करेगा ना, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के साथ में नहीं छिड़खानी करता है कैटलिस्ट, मैकेनिज्म चेंज कर जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर जाएगा। ठीक है, बट
इट विल नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज द डेल्टा जी। तो ये नॉट करेक्ट में ये आ गया, ये करेक्ट स्टेटमेंट्स, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, दैट इज व्हाई इट इज आवर आंसर। ठीक है, 19 एंड 20 बताओ चलो। फर्स्ट। हम्म हम्म 19th का क्या रहेगा? The value of rate constant of pseudo first order reaction. It depends on the concentration of reactant in excess। हाँ, ये 19 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आपको ऐसा याद हो तो R इज इक्वल टू के ए की पावर x b की पावर y ऐसे लिखते थे हम लोग, एंड फिर बोलते थे कि a का concentration मच मच ग्रेटर देन y, so we can write R is equal to k dash b की पावर y, where k dash is equal to k into a की पावर x। जो एक्सेस में रहता है उसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं that this depends। R is equal to k a की पावर x and b की पावर y। लाइक 20 का क्या आंसर रहेगा आपका? 20 का भी हाँ सही दिया था अक्सन आपने।
ए का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एंड इक्विलिब्रियम पर लाइक बियॉन्ड सम पॉइंट जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलो मोर देन वन चॉइस में कर दो कुछ क्वेश्चंस आंसर। 21 में करो। हम्म, 21 का क्या आ रहा है आंसर? The rate of reaction cannot be determined. So यहाँ पर कैन नॉट बी के लिए बोला जा रहा है। अब कैन बी कब डिटरमाइन कर सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन? ओनली व्हेन इट इज एलिमेंट्री। ठीक है, जब एलिमेंट्री होगा तभी मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखकर। ठीक है, अदरवाइज मुझे बाकी सब केसेस में काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन लगेगा टू डिटरमाइन द रेट लॉ। अगर एलिमेंट्री है तो ज़रूर मैं रेट लॉ का एक्सप्रेशन देख के बोल सकता हूँ कि हाँ मतलब कोफिशिएंट ही ऑर्डर है। इन केस ऑफ एलिमेंट्री कोफिशिएंट इज ऑर्डर, बट बाकी केसेस में मैं नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 का बताओ। Which of the following statements are applicable to balanced chemical equation of an elementary reaction? एलिमेंट्री बोला जा रहा है रिएक्शन को।
क्या रहेगा आंसर? ये तो रहेगा ऑर्डर इज सेम एज मॉलिक्युलैरिटी एंड लेस और ग्रेटर नहीं रहेगा एंड मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर बी जीरो, 1 या उससे ज्यादा ही होगा ना। ऑलराइट, तो अगर आप मुझसे पूछोगे ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे आप लोगों के साथ में एग्जाम्पलर के, तो मज़ा नहीं आया। देखो ऑनेस्टली आप लोगों को मैं फीडबैक दे रहा हूँ दैट अभी और रिवीजन करने की ज़रूरत है। यू आर नॉट देयर येट। जैसे मेडिकल बैच के साथ में मैंने करा था तो उन लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया था एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स ने दिया था, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ तो ताक्सन और दर्शना ने फिर भी काफ़ी करेक्ट आंसर्स दिए हैं। भूषण कोशिश कर रहा था बट उसने भी कई बार गलत आंसर्स दिए हैं। तो अभी आप लोगों का परफॉर्मेंस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आई वुड से कि इट इज़ नॉट देयर येट। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका फिर भी अच्छा था क्योंकि हम लोग ऑनगोइंग बेसिस पे पढ़ रहे थे और मैंने जब एग्जाम्पलर क्वेश्चन आपके साथ में करे थे तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली काफ़ी सही आंसर्स दे रहे थे, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा रिवीजन का और ज़रूरत है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, ठीक है। मैं एक और सेशन रखूँगा आप लोगों के साथ में सम टाइम नेक्स्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट वीक कभी एक सेशन में रखूँगा जिसमें मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है। फ्रॉम वो जो पीडीएफ प्रॉब्लम्स वाला है ना जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था लेवल 1 लेवल 2 वाला, उसमें से मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में एंड आप लोगों का परफॉर्मेंस देखते हैं उसमें कैसा रहेगा, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि एक बार थरली रिविजन करके आओ, ठीक है। नेक्स्ट वीक में मैं बता दूंगा आपको कौन सी क्लास में, ठीक है। हम लोग एक बार इसके प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा, मतलब चैप्टर पे चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे लेकिन पुराना आप याद नहीं रखोगे, रिवाइजन नहीं करोगे तो फिर वी विल लूज टच, ठीक है। तो मैं भी अपनी तरफ से मेहनत करूंगा, आप भी अपनी तरफ से मेहनत करो, तभी हम लोग इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ पाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही डिस्कशन रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन करते हैं एक्चुअली। जब भी होगा नेक्स्ट क्लास हम लोग यही रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा कि ट्यूसडे को मुझे पता नहीं है, बट मैं उसमें केमिकल काइनेटिक्स का ही और क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, लिक्विड सोल्यूशन की तरफ। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, सो टाइम निकाल के रिवीजन करके आओ सैटरडे संडे को, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।